तो पिछली बार हम लोगों ने डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसमें अगर कोई पार्टिकल m मास का है तो उसकी क्या एनर्जी के आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस हो सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। और जो एनर्जी के आइगन वैल्यूज़ हैं वो हैं En लिखा हमने, n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने फाई एन एक्स जो आइगन फंक्शंस हैं वो लिखे हमने। आइगन फंक्शंस ये लिखे हमने 2/l का स्क्वायर रूट नॉर्मलाइजेशन के लिए, और फिर साइन n पाई x बाई l। आज हम इसी पर आधारित दो प्रश्न हल करना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो यहाँ इस बोर्ड पे है। A particle of mass m is in an infinite square well potential। तो इसको डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी कहते हैं, इन्फिनिट स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी कहते हैं, या वन डायमेंशनल बॉक्स भी कहते हैं, ये सब नाम है इसके। फ्रॉम 0 to l, x बराबर 0 से x बराबर l, और उसका जो वेव फंक्शन है वो ऐसा दिया हुआ है, साई x इज स्क्वायर रूट ऑफ 30 x l माइनस एक्स बाई l टू द पावर 5/2। तो ये जो वेव फंक्शन दिया गया है, ये जो हमने अभी एनर्जी के आइगन फंक्शंस लिखे उसमें से कोई भी नहीं है ये, तो इसमें एनर्जी डेफिनिट नहीं होगी। क्योंकि ये एनर्जी का आइगन फंक्शन नहीं है, इसलिए इस स्टेट में, अगर पार्टिकल इस स्टेट में है, इस अवस्था में है, तो इस क्षण, इस समय उसके एनर्जी का एक वैल्यू नहीं होगा, उसके एनर्जी के कई सारे वैल्यूज़ होंगे और एक मिक्स्ड स्टेट ये बन करके आएगा। तो इसलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एनर्जी टू बी h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी के जो जब भी मेज़रमेंट करेंगे तो जो वैल्यू कोई मिलने वाला है मेज़रमेंट से, वन ऑफ द एनर्जी आइगन वैल्यूज़ ही मिल सकता है। या तो यही मिलेगा, या तो फिर 4 टाइम्स ये जो अगला एनर्जी है वो मिलेगी, या फिर 9 टाइम्स ये अगली एनर्जी है वो मिलेगी। इन्हीं में से किसी एक को मिलना है, तो इसके मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि हम इस वेव फंक्शन को एनर्जी के आइगन फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। तो इस साई एक्स को हम लिखेंगे साई एक्स बराबर समेशन ओवर आई सी आई फाई आई एक्स, ऐसा लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट सिंबल्स यूज़ करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साई इज समेशन ओवर आई सी आई फाई आई, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा काम ये है, और तब ये जो आइगन फंक्शन है एनर्जी का, जिसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है आइगन वैल्यू वो ई आई है या ई एन है, एन पे हम यहाँ एन पे भी कर सकते हैं, या ई एन होगा। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी के होने की संभावना, मैं अगर एनर्जी का मेज़रमेंट करूं आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, तो वो एनर्जी इतनी आ जाए, इसकी संभावना कितनी है, इसके मॉड स्क्वायर के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द एनर्जी टू बी दिस ई आई, ये है सी आई स्क्वायर। तो अर्थात मेरे केस में मुझे पहली वाली एनर्जी, जो सबसे शुरू वाली एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो उसके लिए मुझे इस i इक्वल टू 1 लेकर के उस C1 का मॉड स्क्वायर निकालना है। और ये Ci जो हैं वो भी आपको याद होगा, ये Ci हमारे होते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई एंड ये साई। ये याद रखने के लिए आपको फिर से मैं वेक्टर में ले चल सकता हूँ। अगर कोई वेक्टर है a, उसका एक x कंपोनेंट है, ऐसा लिखेंगे आप, y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है, ऐसे ऐसे अगर करें हम, यूनिट वेक्टर्स i j k में अगर एक्सप्रेस करें, और ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इन कोफिशिएंट्स के बारे में सोचे, तो आप लिख सकते हैं i कैप का जो कोफिशिएंट है ax, वो है i कैप डॉट ये, यानी स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू।
इसी तरह से ए वाई है वो जे कैप डॉट ए है, और ए जेड है वो के कैप डॉट ए है। तो उसी प्रकार की चीज़ हो रही है। ये समझिए हमारा वेक्टर है और ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये जो सी आई हैं वो हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपको एक्स कंपोनेंट चाहिए तो आप आई कैप और ए का स्केलर प्रोडक्ट लीजिए। उसी तरह से आपको यहाँ पे सी वन चाहिए तो आप फाई वन और साई का स्केलर प्रोडक्ट लीजिए। सी टू चाहिए आपको तो इस फाई टू और यहाँ साई इसका आप स्केलर प्रोडक्ट लीजिए। तो वैसा ऐसा। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड C1 स्क्वायर चाहिए, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये पहला वाला एनर्जी का आइगन फंक्शन है, तो मॉड C1 स्क्वायर चाहिए हमें। और C1 क्या है, ये C1 जो है वो है फाई वन और साई। और इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है इंटीग्रेशन करें, ये जो फाई वन वाला फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखें। अगर उसमें आई आ रहा है तो माइनस आई बना दें, तो हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये फाई वन का स्टार और दूसरा ये जो का त्यों, यही इसी ये परिभाषा है, यही स्केलर प्रोडक्ट ऐसे ही हमने डिफाइन किया था। तो ये चीज़ हमें चाहिए। तो हमारे केस में अगर हम इसको देखें तो ये फाई वन एक्स स्टार, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरे फुल रेंज के ऊपर है, फुल रेंज के ऊपर इंटीग्रेशन है। तो फाई वन एक्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन पाई एक्स बाई एल, ऐसा। ये फाई वन एक्स का स्टार, चूँकि यहाँ कोई आई है नहीं, कोई इमेजिनरी क्वांटिटी है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी उतना ही होगा जितना कि वो खुद है। और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है ये साई एक्स। ये साई एक्स आपको यहाँ दे रखा है, ये साई एक्स दे रखा है, तो आप वो लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 और फिर उसके बाद x इंटू एल माइनस एक्स ऐसा लिखेंगे आप, और बटा एल टू दी पावर 5/2 ऐसा लिखेंगे, और तब dx लिखेंगे। और ये इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 से l के बाहर, 0 से l के बाहर हमारा पूरा वेव फंक्शन 0 है। ये भी जो है ये भी 0 लेस देन x लेस देन l के लिए है, और जो हमारे ये एनर्जी के आइगन फंक्शंस हैं ये भी 0 x लेस देन l के ही लिए हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमारे 0 से l तक ही है, बाकी जगह ये सब फंक्शन 0 है। तो इसका वैल्यू निकालना है, और इसका वैल्यू निकालेंगे तब हमें ये C1 मिलेगा, ये C1 मिलेगा। अब तो इसके आगे अलजेब्रा है, आप खुद से करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 30 देन स्क्वायर रूट ऑफ 2/L और फिर ये 1/L टू द पावर 5/2, ये सब कांस्टेंट है। और फिर अब ये बच गया Lx माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई एक्स बाई एल dx। इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, आपको ध्यान होगा इसके दो भाग होंगे, एक Lx इंटू ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये। तो अगर x इंटू साइन पाई एक्स बाई एल, इसको इंटीग्रेशन यदि करना है, ये आने वाला है, ये सब कांस्टेंट के बाद जब इसको खोलेंगे ये भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये बाय पार्ट्स कहते हैं। पहले फंक्शन को आप रखे रहिए, किसको पहला बोलना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पहला फंक्शन है, इसको आप रखे रहिए और इसको इंटीग्रेट कीजिए, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा कॉस पाई एक्स बाई एल विथ ए माइनस साइन और डिवाइडेड बाई पाई बाई एल। तो ये पहला पार्ट हुआ। और फिर अगला पार्ट है कि माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए, और जिसको छोड़ा था, जिसको जो का त्यों उतारा था, उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो x में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और इधर जो आया था ये 1 हो जाएगा, और इधर जो आया था माइनस कॉस पाई एक्स बाई एल पाई बाई एल, जो यहाँ इंटीग्रेट करके आया था उसको यहाँ लिख डालिए और उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो ये तरीका है बाई पार्ट्स करने का। तो इसी से आप इसको करेंगे, इसी इंटीग्रेशन को, इसी से आप इसको करेंगे तो एक बार और
स्टेप्स आएंगे। तो ये इंटीग्रेशन के जो मेथड्स हैं वो आप कर डालिए, और ये करके जो आपको परिणाम निकल करके आएगा वो कुछ आएगा, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 960 बाई पाई क्यूब। ये C1 है, और जो प्रोबेबिलिटी है ये एनर्जी के पाए जाने की, वो मॉड C1 का स्क्वायर है। तो वो मॉड C1 का स्क्वायर करने के लिए आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी आप खोज रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। चूँकि ये भी रियल है, इसलिए मॉड C1 का स्क्वायर करना में इसी का खुद का स्क्वायर हो जाएगा, खुद पॉजिटिव स्क्वायर। तो 960 बाई पाई क्यूब, पाई पावर 6, ये इतनी प्रोबेबिलिटी है। पाई का भी वैल्यू आप रख दीजिए अपने कैलकुलेटर पे, और इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए, ये कुछ 0.94 वगैरह आने वाला है। तो क्या अर्थ निकला? अगर किसी समय वेव फंक्शन ऐसा है, और ये वेव फंक्शन अगर आप प्लॉट करके देखें, तो ये वेव फंक्शन, ये 0 और ये L ऐसा, इधर x, तो ये भी वेव फंक्शन देखने में आपको ऐसा ही लगेगा। और जो साइन वाला फंक्शन है, ये फर्स्ट साइन वाला, वो भी देखने में ऐसा ही लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ा फ़र्क आने वाला है, हल्का फ़र्क आने वाला है। तो ये खुद आइगन फंक्शंस है नहीं, लेकिन पहले वाले आइगन फंक्शन के काफ़ी करीब का फंक्शन है, और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इवन के पाए जाने की काफ़ी अधिक है, 94% है, 0.94। लेकिन वो 6% की प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि आप एनर्जी मेज़र करो इसी स्टेट में और एनर्जी E2 मिल जाए, या E3 मिल जाए, या E4 मिल जाए, वो भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक यहाँ से मैसेज है कि अगर वेव फंक्शन खुद एनर्जी का आइगन फंक्शन नहीं है, तो वैसी हालत में हमें प्रोबेबिलिटीज़ ही केवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैसे करें वो ये प्रोसीड्यूर यहाँ पर है। तो अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन ए डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल फ्रॉम x = 0 टू x = L, हमारा वही इन्फिनिट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, एट t = 0 इज दिस, psi x बराबर 1/√5 phi1x यानी ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, प्लस 2 टाइम्स ये एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन। phi1 and phi2x are energy eigen functions corresponding to ground state and first excited state respectively। पहला पार्ट है प्लॉट द वेव फंक्शन, प्लॉट करें। तो देखिए प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हम ये x एक्सिस लेते हैं, यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर L है, और सबसे पहले हम phi1x को प्लॉट करते हैं। phi1x क्या है? phi1x है स्क्वायर रूट 2/L साइन पाई x बाय L। तो इसको अगर प्लॉट करते हैं, देखने में कुछ इस प्रकार का फंक्शन ये नजर आएगा, इस प्रकार का सिमेट्रिक बिल्कुल, जैसा इधर वैसा इधर। ड्राइंग में तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये साइन फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है। बीच में यहाँ पर ये मैक्सिमम है, इसका वैल्यू यहाँ पर √2/L बनेगा, ऐसा। तो ये है अपना phi1x। अब हमें करना है 2 टाइम्स phi2x। तो phi2x कैसा होता है? phi2x होता है √2/L साइन 2πx/L, ऐसा। और इसका अपना प्लॉट अगर करेंगे तो एम्पलीट्यूड तो वही है, टोटल हाइट जो मैक्सिमम हाइट है वो तो उतनी है, लेकिन यहाँ पे साइन 2πx/L है। x बराबर 0 पे ये एंगल 0 है, x बराबर L पे ये 2π हो जाएगा, अर्थात एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 2π में। अर्थात ये यहाँ से चल करके और यहाँ से चल करके और यहाँ से गुजरता हुआ, पाई पर 0 होता हुआ 2π पे फिर से वापस ये 0, ऐसा। इस प्रकार का ये phi2x बनने वाला है, और हमें इसका डबल चाहिए, 2 टाइम्स phi2x चाहिए। तो इसको हम दुगना करके प्लॉट करें तो ये जो यहाँ पर है वो यहाँ पहुँच जाएगा, और ये तो ये 0 वहीं पे रहेगा। अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार की चीज़ बनेगी, और इसी तरह से इस साइड में भी इसका दुगना हो जाएगा, तो उसी प्रकार की चीज़ इस साइड में भी बनेगी, और ऐसा। ये समझें आपकी, ये हमारा
2 टाइम्स फाई टू एक्स है ये। अब इस फाई टू एक्स को हम यहाँ से हटा दें, भीड़ कम करें, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है 2 टाइम्स फाई टू एक्स, ऐसा इसका प्लॉट दिखेगा। और हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे आप तो कैसा बनेगा, जब आप जोड़ेंगे तो जैसे ये पहला वाला पार्ट और इसमें ये दूसरा वाला पार्ट, इतना जोड़ेंगे तब यहाँ का वैल्यू मिलेगा। तो ये यहाँ से और ऊंचा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे यहाँ और ऊंचा हो जाएगा। तो ये फंक्शन यहाँ से चल करके और कुछ ऐसा चल करके और कुछ ऐसा चल करके और कुछ ऐसा बनेगा। दूसरे साइड में देखें, ये 0 हो चुका है और इसलिए इसमें जब ऐड करेंगे फाई 1 को और 2 फाई टू एक्स को, तो इसको यहाँ ही से गुजरना चाहिए। इस पॉइंट पर जो इसका वैल्यू है वो इसका वैल्यू होना चाहिए। तो इसको वापस आना चाहिए और वापस आने के बाद इसको यहाँ देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव जहाँ बराबर हो जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव जहाँ बराबर हो जाए वहाँ पर इसको 0 होना चाहिए। और फिर यहाँ नेगेटिव बड़ा हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आता हुआ और बाद में अंत में फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों जो जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस ढंग का ये करीब करीब दिखेगा फाई 1 एक्स प्लस 2 टाइम्स फाई टू एक्स, ऐसा इसका स्केच होगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की इस साइड में ज़्यादा है और इस साइड में कम है। यहाँ पर बड़ा छोटा सा वेव फंक्शन दिख रहा है और यहाँ खूब बड़ा सा वेव फंक्शन दिख रहा है। तो इधर में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है और इधर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। अभी हम देखेंगे जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे आएंगे। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है फाइंड द वेव फंक्शन एट टाइम t इक्वल टू 2ml² बाई पाई h क्रॉस। तो ये जो वेव फंक्शन दिया गया है जिसका हमने ये प्लॉट किया है, ये t बराबर 0 का वेव फंक्शन है। लेकिन अब जैसे समय गुजरेगा तो ये वेव फंक्शन इवॉल्व करेगा, ये फंक्शन बदलेगा। और बदलेगा कैसे, तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का हमें पता है। अगर साई x बराबर 0, x t बराबर 0, ये अगर फंक्शन लिखें हम समेशन ओवर i सी आई और फिर फाई आई एक्स, ऐसा अगर लिखें तो वैसी हालत में जो साई एक्स एट टाइम t है वो होगा समेशन ओवर i सी आई और e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई आई टी, ऐसे फाई आई एक्स। ऐसा ये तरीका है हम t टाइम पे वेव फंक्शन प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखते हैं तो 2 ही टर्म है। साई एक्स को ऑलरेडी एक्सपैंड किया हुआ है, फाई 1 है और फाई 2 है। फाई 1 के का कोफिशिएंट है 1/√5, फाई 2 का कोफिशिएंट है 2/√5, आगे सब 0 है। तो हमारे केस के अंदर में 2 ही मामले हैं और इसलिए अगर हम जो साई एक्स बराबर 0, एक्स टी बराबर 0 हमें दिया गया है, ये है 2 ही टर्म्स आने वाले हैं, लिखे हुए हैं दोनों टर्म यहाँ पे 1/√5 टाइम्स फाई 1x और दूसरा 2/√5 टाइम्स फाई 2x। और इसलिए जो t टाइम पे होने वाला है, t टाइम पे वो होने वाला है 1/√5 e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस इवन t और तब फाई 1x और प्लस यहाँ पे 2/√5 और e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टू टी और तब यहाँ पर फाई 2x, ये होने वाला है। और आप देखें कि इसका क्या वैल्यू है और इसका क्या वैल्यू है। तो ये e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस E1 t, इसको देखिए e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस E1 यानी जो हमारा ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी, और वो आपको याद होगी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml²। और इसको मल्टीप्लाई करना है t से, जिस टाइम पे हम ये वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं। हम किस टाइम पे लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ दिया गया है। फाइंड द वेव फंक्शन एट टाइम t विच इज 2ml² बाई पाई एच क्रॉस। तो हमने टाइम की जगह पे लिखना है यहाँ पे 2ml²
बाई पाई एच क्रॉस, ये। और ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये 2ml² को आप इस 2ml² से ख़त्म कीजिए और इस h क्रॉस को और इस h क्रॉस को h क्रॉस स्क्वायर से ख़त्म कीजिए। एक पाई यहाँ है और एक पाई स्क्वायर यहाँ है, तो यानी केवल पाई यहाँ बच गया, e पे पावर -i पाई। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है cos पाई -i sin पाई। और इसका क्या मतलब है, cos पाई यानी -1 और sin पाई यानी 0, यानी ये पूरी चीज है -1। ये जो फैक्टर है ये है -1 इस टाइम पे। और जो दूसरा वाला है e पे पावर -i/h क्रॉस e2t, और इस बार e2 लिखना है सेकंड स्टेट नीचे से, यानी ग्राउंड स्टेट उसके ऊपर वाला e2, e1 e2, और उसकी जो एनर्जी है e2 वो आप जानते हैं n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर लिखते हैं, तो 4 टाइम्स इसकी हो जाएगी। सो 4 टाइम्स पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml², और इनटू टाइम, वही टाइम है 2ml² बाई पाई h क्रॉस। 4 टाइम्स हो गया है केवल, तो ये बन गया e पे पावर -i गुना 4 पाई, और ये हो गया cos ऑफ 4 पाई और -i टाइम्स साइन ऑफ 4 पाई, और ये हो गया 1। 4 पाई का cos लेना है तो उतना ही होगा जितना cos 0 होगा, तो ये 1, और यहाँ साइन ऑफ 4 पाई 0, तो ये भी 1। तो इसको आप देखें, अब इसको लिखें साइन एक्स टी बराबर 1/√5 कॉमन ले लीजिए, और ये है आपका -1 और ये है +1, तो 2 टाइम्स phi2x और -phi1x, ऐसा। t बराबर 0 पे था ये 2phi2x प्लस phi1x, और अब ये हो गया है 2phi2x माइनस phi1x। वे फंक्शन बदल गया है समय गुजरने के साथ में। अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करें, यहाँ पे अभी भी आपके पास 2phi2x बना हुआ है और ये phi1x यहाँ बना हुआ है, इसमें से इसको घटाना है। इस 2phi1x में से 2phi2x में से इस phi1x को घटाना है। तो आप घटा करके अगर प्लॉट करने की कोशिश करें, देखिए इस पीले में से इस सफ़ेद को घटाना है, तो शुरुआत में जब चलेंगे तो थोड़ा कुछ ऐसा मिलेगा घट करके, और फिर ऐसा घटेगा, और फिर इसी तरीके से यहाँ आकर के कहीं पर ये 0 बनेगा। इस याद रखिएगा, इसमें से इसको घटाना है मुझे, पीले में से मुझे इसको घटाना है, तो यहाँ कहीं पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ कहीं पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीला और सफ़ेद दोनों बराबर हो गए हैं, तो घटाने पे 0 हो जाएंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे तो इसमें से मुझे ये घटाना है, ये खुद ही नेगेटिव है, और उसमें से ये घटाएंगे तो और भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इस साइड में और बड़ा होता जाएगा। यहाँ कहीं पर आएंगे तो इतने में से इतना और घटाना है, तो यानी ये कुछ ऐसा नेगेटिव होता हुआ और ऐसे नीचे से जाता हुआ, और फिर ये ऐसा जाता हुआ, और अंत में फिर ये यहाँ करके ये ऐसा कुछ मिलने वाला है। ये है -phi1x और इधर 2phi2x, ऐसे। तो पहले जो पे फंक्शन था लाल वाला, वो इधर लंबा था, इधर छोटा था। अब जो हो गया है वो इधर लंबा हो गया है और इधर छोटा हो गया है। तो इस तरह से ये बदल रहा है। अब देखें, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एट t = 0 एंड t = T। तो मैं t बराबर 0 पर निकालता हूं, और उसके बाद t बराबर t पर आप खुद से निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है मुझे t बराबर 0 समय पे, वे फंक्शन यहाँ है। कैपिटल T पर निकालना होगा तो ऐसा ही चलेगा, केवल यहाँ पर एक -phi1x लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो पहले जगह बनाऊं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x निकालना है। आपको याद होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x किसको कहते हैं। अगर हम x को बार बार मेजर करें, उसी स्टेट में दोबारा सिस्टम को लाला करके, उसी वे फंक्शन में हमें हर बार मेजरमेंट करना है,
तो हमें बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज़ मिल सकते हैं, उनका जो एवरेज है वो है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। और ये होता है क्या, जो वेव फंक्शन है उसको आप लिखें और यहाँ पे ये एक्स है और ये फिर से वेव फंक्शन लिखें। क्या है ये एक्स, कैपिटल एक्स जो है इस पोजीशन का करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है। ये पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो पोजीशन का ऑपरेटर रखिए, मोमेंटम का चाहिए तो मोमेंटम का ऑपरेटर रखिए। तो ये ऑपरेटर तो सीधा एक्स से मल्टीप्लाई करता है, तो ये ऐसा ये बनता है। तो एक ये वेव फंक्शन है और एक ये वेव फंक्शन है, इस पर जब ऑपरेट किया तो एक फंक्शन बन गया, उनका स्केलर प्रोडक्ट, ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा ये साई है, वो साई क्या है t बराबर 0 पे, वो है 1/√5, और फिर इसको आप किट में लिखेंगे तो φ1 लिखेंगे और प्लस 2 टाइम्स φ2 लिखेंगे। ये है, ये साई है, ये वाला साई। और इस पर आप x ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ से x ऑपरेट हो जाएगा और यहाँ से x इस पे ऑपरेट हो जाएगा, x इस पे ऑपरेट हो जाएगा। तो अगर आप x लगा ही दें यहाँ पे तो x यहाँ और x वहाँ, चलिए इसको बाद में लगाते हैं। और ये जो करस्पॉन्डिंग इधर से लेफ्ट साइड से जो है, इसको अगर केट कहेंगे तो इसको ब्रा कहेंगे, ब्रैकेट। तो ये जो है इसको लिखने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। इसको अगर लिखते हैं हम ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग इधर, तो क्या करना होता है, इनको भी पलट दीजिए और जो कोफिशिएंट्स हैं अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है नहीं इसलिए वो झंझट नहीं है, तो ऐसा और ये और 2 टाइम्स ये। अब लिखिए इसको साई एक्स साई को, साई एक्स साई, अर्थात पहले इसको लिख लीजिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वही हो गया 1/√5 φ1 2 φ2। इसके बाद आप x लगा करके इसको लिख लीजिए, x लगा करके इसको लिख लीजिए, इसको x टाइम्स साई, तो ये साई है तो 1/√5 फिर से, और ये x लगा करके φ1, x लगा करके ये φ1 और प्लस 2 टाइम्स x लगा करके ये φ2, ऐसा। अब जैसे आप अलजेब्रा में ब्रैकेट खोला करते थे, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इस टाइप का हो, तो आप जैसे ब्रैकेट खोलते थे उसी तरीके से आप इसको ब्रैकेट खोल दीजिए। तो 1/5 तो अलग है और ये φ1 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करते चलिए, यानी स्केलर प्रोडक्ट लेते चलिए। तो इसके साथ जब इसका करेंगे क्या बनेगा, φ1 कैपिटल X φ1, ऐसा φ1 कैपिटल X φ1। फिर इसके साथ आप इसका करिए तो क्या बनेगा, प्लस 2 φ1 x φ2। तो इससे हमने कर लिया दोनों का प्लस। अब इससे शुरू करिए, इससे इसका करिए तो क्या बनेगा 2 टाइम्स φ2, ये φ2 और इधर से ये x φ1, तो ये x φ1 ऐसा। और फिर इससे इसका करिए तो 2 × 2 4 और यहाँ φ2 और यहाँ ये कैपिटल X और यहाँ ये φ2, ऐसा। तो सीधा जैसे अलजेब्रा में हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं वैसे ही ध्यान रखिएगा, यहाँ ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ऑर्डर्स को चेंज नहीं कीजिएगा। जो बाएं हैं वो बाएं, जो दाहिने हैं वो दाहिने, इस ऑर्डर को परिवर्तित नहीं करना है अपने को, अदरवाइज हम ऐसे खोल सकते हैं। अब आप इसको देखिए, ये क्या है, ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x यदि मेरा वेव फंक्शन φ1x होता, यदि वेव फंक्शन φ1x होता, यानी यदि वेव फंक्शन मेरा ऐसा sin πx/L ऐसा वाला होता φ1, तो क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, मुझे कोई इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा सिमेट्रिक फंक्शन है, मुझे पता है कि जो प्रोबेबिलिटी इसकी इधर की है उतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ होने की है, और इसलिए इसका जो एवरेज वैल्यू आने वाला है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आने वाला है L/2 आने वाला है।
तो ये है L/2। ये इसी तरीके से आप इसको देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये भी वही है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये बीच की लाइन हमने नहीं डाली, यहाँ डाली है, यहाँ नहीं डाली है, एक ही बात है, इसका भी अर्थ वही है। phi1 के साथ में x phi1 का ये स्केलर प्रोडक्ट है, और आप डाल भी दो तो भी उसका अर्थ वही है। ये क्या है, ये फिर से पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जबकि वेव फंक्शन मेरा phi2 हो, यानी एनर्जी का सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाला वेव फंक्शन हो। और वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन याद रखिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमें तो x यहाँ है, phi2 यहाँ है, phi2 यहाँ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुना करना है। हमारे यहाँ सभी कुछ रियल है, लेकिन स्क्वायर तो होना है, इस फंक्शन का स्क्वायर तो होना है। और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसा भी बने, कुछ ऐसा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो फिर से सिमेट्रिक हो गया, वो फिर से सिमेट्रिक हो गया, जैसा इधर वैसा इधर प्रोबेबिलिटीज। और इसलिए इसका भी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये भी L/2 आने वाला है, तो ये भी L/2 हो गया। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, यहां है phi1 के साथ में x phi2 का, और यहां है x phi2 के साथ में phi1 का। तो ये उलट गया है, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ रियल है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी वही है जो कि अपना खुद का फंक्शन है। ये दोनों बराबर हैं, तो 2 + 2 = 4। तो यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/5, ये L/2 यहाँ पे, और 4 टाइम्स L/2 यहाँ पे, तो 5 टाइम्स L/2, ये तो इन दोनों से आ गया, प्लस 4 टाइम्स phi1 x phi2, ऐसा। अब इसका वैल्यू निकालने का रह गया, इसका एक्सप्रेशन मैं आपको लिखता हूं, उसके बाद इंटीग्रेशंस की केवल बचेंगे। तो थोड़ी जगह बनाऊं, तो देखिए phi1 x phi2, ये क्या है, ये है phi1 के साथ x phi2 का स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अर्थात phi1 को सीधा सीधा लिख दीजिए। तो क्या लिख दें, phi1 क्या होता है, √2/L sin πx/L, ये। और फिर ये कैपिटल X ऑपरेटिंग ऑन phi2, यानी जो पोजीशन X है उससे गुना करना है phi2 का। तो X से गुना करना है किसको, phi2 को। phi2 क्या है, phi2 ये है phi2, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से L तक, ये है phi1 x phi2। अब इसके बाद आपको फिर से वो अपने इंटीग्रेशन के जो स्किल्स हैं उसका प्रदर्शन करना होगा। ये है x इंटू, बल्कि इस 2 को आप अंदर ही रखें, x इंटू 2 टाइम्स साइन πx/L इंटू साइन 2πx/L, और तब ये dx। पहले त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करें, और इस 2 sin A sin B, ये वैरायटी है, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin A sin B। ये जो चीज़ होती है, ये होती है cos A minus B और माइनस cos A plus B। इसका आप इस्तेमाल करें तो क्या बनता है, ये बनता है cos ऑफ A minus B, ये माइनस ये, अर्थात -πx/L, लेकिन cos ऑफ -θ इज सेम एज cos ऑफ थीटा, तो ये cos ऑफ πx/L हुआ। और यहाँ माइनस लगा करके अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3πx/L, ऐसा dx। और अब देखिए फिर से वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मामला आ गया। 2 इंटीग्रेशन है, एक है x इंटू कॉस ऑफ दिस, दूसरा है x इंटू कॉस ऑफ दिस। दोनों को आप बाई पार्ट्स में इंटीग्रेट कर लीजिए और तब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना आने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। इसका वैल्यू आने वाला है -16 टाइम्स L
बाई 9 पाई स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आने वाला है। तो यहां आ गया, आ जाइए वापस, ये तो 5 से कट करके L/2 हो गया, प्लस ये है 4/5, 4/5, और उसको आप गुणा करेंगे किससे, इससे, और ये है -16 L/9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर, ये इतना आ गया। तो क्या बन गया, L/2 और फिर -64, 16 इंटू 4 बाई 45 पाई स्क्वायर, ये इतना बन गया, L/2 -64 L/45 पाई स्क्वायर। तो ये है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस समय, t बराबर 0 पे। हमने जब प्लॉट किया था उस समय एक इंडिकेशन दिया था आपको कि इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेफ्ट साइड में होगा, मिडिल से लेफ्ट होगा, ये मिडिल से लेफ्ट है। और कैपिटल T टाइम पे जब देखेंगे तो वही चीज राइट में चली जाएगी। जो पहले लेफ्ट साइड में लंबा पीक था, राइट में छोटा था, अब राइट में लंबा हो गया है और लेफ्ट में छोटा हो गया है कैपिटल T टाइम पे। तो यही चीज अब उधर को शिफ्ट हो जाएगी। तो ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट t इक्वल टू 0। और अगर आप t समय पे निकालेंगे, अगर आप t समय पे निकालेंगे एट टाइम कैपिटल T जो हमें दिया गया था, जिसमें कि यहां पर एक माइनस आ गया था, ऐसा ही आप सब कुछ कर सकते हैं, यहीं तक चलेंगे। यहां पर एक माइनस एक्स्ट्रा आने वाला है उसके कारण से, और फिर यहां पे ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा L/2 प्लस 64 L/45 पाई स्क्वायर, ऐसा। क्या देख रहे, समय के साथ वेव फंक्शन बदल रहा है, समय के साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L बदल रहा है, x बदल रहा है, यानी जो पैरामीटर्स हैं वो समय के साथ बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। अगर वेव फंक्शन एनर्जी का आइगन फंक्शन नहीं हो तो फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज समय के साथ बदल सकते हैं। जिनके ऑपरेटर्स हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करते हैं, जैसे पोजीशन का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट नहीं करता है, उसके जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप पूछें एनर्जी के बारे में, पहला पार्ट जैसे हमने पहले सवाल में बनाया था, ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, वो नहीं बदलेगा समय के साथ। जिन वेरिएबल्स के ऑपरेटर्स हैमिल्टोनियन से कम्यूट करते हैं, समय के साथ वो वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं, वो सब नहीं बदलते हैं। वो वेव फंक्शन एनर्जी का आइगन फंक्शन हो तो भी नहीं और नहीं हो तो भी नहीं।